हेलो। हाँ, सभी को कलियो फूड फेस्टिवल की ओर से, मैं मंजू कालाधार की ओर से सभी गणमान्य अभ्यागतों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। चूँकि आज साहित्यिक प्रोग्राम था, जैसे कि पहले बताया जा चुका है आप सभी को कि आज कोना कक्षा के अंतर्गत जो उत्तराखंड के साहित्यकार, दिवंगत साहित्यकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, उनकी 10 कथाओं का संग्रह आज बाल पर्व के, आजकल बाल पर्व चल रहा है, फूलदेई कार्यक्रम चल रहा है धात के कोना कक्षा के अंतर्गत, उसी के तहत सृजन का जो पर्व है वो 10 कहानी संग्रह के माध्यम से आपके सामने आया है, जिसमें कि उत्तराखंड के जो साहित्यकार रहे हैं उनकी कहानियाँ बच्चों के लिए संपादित की गई हैं आदरणीय डॉक्टर विद्या मैम द्वारा, और कल्पना जी और सुनील भट्ट जी और आदरणीय मुकेश नौटियाल जी के द्वारा। तो अभी साहित्यिक प्रोग्राम तो ये इसका समापन हो गया है। अब आते हैं कलियो फूड फेस्टिवल पर। मैं कहना चाहूँगी कि साहित्य समाज तभी है जब हमारा भोजन है, भूखे पेट भजन न हो गोपाला। तो होता क्या है कि हमारी संस्कृति में सभी तत्वों का समावेश होता है। परिधान है, भोजन है, संस्कृति है, साहित्य है। साहित्य लोक है तो भोजन है, साहित्य है। हमारी जो कथाएं आती हैं, लोक कथाएं हैं, जो उपन्यास या कहानियों के जो किरदार आते हैं, हमारे ही लोक से आते हैं, और लोक आता है समाज से, जो समाज भोजन पे निर्भर है। और उत्तराखंड की भोजन परंपरा को जो लोगों को परिचित कराने के लिए, और जो उत्तराखंड हिमालय के जो उत्पाद हैं उससे लोगों को परिचित कराने के लिए धात के द्वारा फंची कार्यक्रम के तहत ये कलियो फूड फेस्टिवल का आयोजन हर महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है। कहना चाहूँगी कि जो ये भोजन परंपरा है, वैसे तो पहाड़ और जो दूसरा समाज है, ये केवल पहाड़ी ही लोगों के लिए नहीं है। भोजन एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे हम चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की जो भोजन परंपरा है उसको सभी लोग जानें, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो गुजराती हैं, चाहे बिहार से हैं, और कोई भी हमारी भोजन परंपरा को आप लोग जानें, इस उद्देश्य से इस फेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो चूँकि बाल पर्व चल रहा है, उत्तराखंड में बसंत का मौसम है, और जब पहाड़ों में आप जाइएगा इस वक्त तो फ्योली, बुरस, कोयल, चातक पक्षी जो है चहक रहे होते हैं। बुरस खिल चुका है हिमालय में, और काफल पाको मैनी चाखो जो चिड़िया होती है वो घर की जो आंगन है उसमें फुदकियाँ मार रही होती है। और इसी वक्त जो हमारे पहाड़ के जो बच्चे हैं सुबह सुबह उठ के वो जंगलों में जाते हैं और फूल चुन के लाते हैं छोटी छोटी टोकरियों में, और अल सुबह वो घर की देहरियों में उसको डालते हैं। मैं समझती हूँ ये जो एक अनूठी जो परंपरा है, ये गढ़वाल हिमालय की पूरे विश्व में एक अनोखी परंपरा है। फूल से जो जुड़ा हुआ त्यौहार है, बच्चे जिसमें शामिल है, ये पूरा विश्व में उत्तराखंड में ही होता है। तो कहना चाहूँगी कि जो इस बार का जो पर्व है ये हमने जो बच्चे हैं उनको समर्पित किया है। इस बार के फेस्ट को हमने ग्वाल पूजे का नाम दिया है। अब मैं जो ग्वाल पूजे की जो टर्म है उसकी व्याख्या करना चाहूँगी। होता क्या है कि जब हमारे पहाड़ों में बच्चे घर की देहरियों में फूल डालने जाते हैं तो जो हर घर से उनको उसके एवज में दक्षिणा मिलती है। कोई आटा देता है, कोई गुड़ देता है, कोई चावल देता है, कोई घी देता है, जो भी जिस गृहस्थ पे उपलब्ध हो वो उस बच्चों की झोली में डालता है। क्योंकि पहले पहाड़ी समाज में जो बच्चे होते थे गाय चुगाते थे, जंगलों में जाके गाय चुगाते, तो ग्वेर छोरा उनको बोलते थे। 9 बजे का टाइम होता था, गाय बैलों को खोलने का घंटियां बजती थी और ग्वेर छोरा उनके पीछे जाते थे। फिर उनको जो दक्षिणा में सुबह जो सौगात मिली होती थी तो जंगलों में वो बच्चे गायों को चुगना छोड़ देते थे, फिर अपना चूल्हा बनाते थे, लीपते थे। फिर क्या हलवाई जो चरवाहे जो बच्चे होते थे, मेहमान भी वही,
परोसने वाले भी वही और पकाने वाले भी वही, रसोइया भी वही। फिर वो उस सामूहिक भोज को बनाते थे। कहीं बांसुरी की धुन बज रही होती है, कहीं आलू का झोल बन रहा होता है, कहीं हलवा बन रहा होता है। और जो जो बालक वृंद है, जैसे कि कृष्ण जी ने सुदामा जो उनके थे सखा साथी उद्धव, जिस तरीके से वो जो ग्वाल भोज बनाते थे, उसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में भी ग्वाल पूजा की परंपरा ही है। फिर वो बच्चे उसको खाते थे, पंगत में बैठते थे और एक पत्थर पर विष्णु भगवान को प्रतिष्ठित करते थे। फिर उनको टीका पिठाई लगा के तो बच्चे उस भोज का आनंद लेते थे। चूँकि समाज जो है मॉडर्नाइजेशन की ओर अग्रसर है, ग्वाल पूजा की बात सब लोग भूल चुके हैं। धात का उद्देश्य यही है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को जीवित रखे, तो उसी उद्देश्य के लिए आज ग्वाल पूजा का आयोजन किया गया है। थोड़ा सा ब्रीफ में जो आज का जो भोजन है उसके बारे में करना चाहूँगी, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ने, जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया है। तो चूँकि हमने बच्चों को जो मिलेट के जो व्यंजन है उससे परिचित कराने के लिए, और बाजरा जो लगभग उत्तराखंड की थालियों से लुप्त हो चुका है, उसके हम थोड़े से व्यंजन बनाए हैं, आप लोगों को परोसे जाएंगे, जिसमें बाजरे की लापसी, बाजरे का पायसम, बाजरे की कचौड़ी और बाजरे के कटलेट्स और मूंग के कटलेट्स हैं, कोदे का उपमा है। क्योंकि ये मैं जोर देना चाहूँगी कि सभी लोग मिलेट्स से जुड़े। यदि आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, एजिंग कम करना चाहते हैं, झुर्रियों से निजात पाना चाहते हैं, तो मोटा अनाज खाएं, मिलेट को अपनी थाली में ज़रूर शामिल करें और धात की जो फंची है उसको अपने घरों में ज़रूर मंगाएं। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। और हमारे साथ कर्नल विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका जो स्टॉल अभी आप जो शुरू में जो फेस्टिवल जो पंडाल के बाहर आपने एक स्टॉल देखा है, वो विकास जी का पंडाल है, जिसमें कि उन्होंने जूसेस और अपने प्रोडक्ट लगाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द वो भी आप लोगों को कहें, ताकि आप लोग जो हिमालयन फ्रूट्स हैं, बेरीज़ हैं, उनसे परिचित हो जाएं। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कर्नल विकास सर को। चाहूँगी कि सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्वागत है सर कलियुग फूड फेस्टिवल में। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मैं भी जो यहाँ की कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया। मैं फ़ौजी नौकरी करीब 25 साल करके 2011 में रिटायर हुआ था। फिर 12 साल मैंने कॉर्पोरेट में किया दिल्ली में, एयरटेल का सिक्योरिटी हेड था, फिर डीएलएफ का। उसके बाद मैं फाइनली रिटायर होके करीब 6 महीने पहले देहरादून वापस आया घर। मेरे पिताजी लोग यहीं हैं। आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, मेरे परिवार यहीं डालनवाला में रहते हैं, आरा घर में। डॉक्टर महावीर सिंह, जनरल गोसाई साहब, डॉक्टर महावीर सिंह मेरे चाचा हैं और जनरल गोसाई। तो मेरे फादर फ़िलहाल कोटद्वार में हैं, क्योंकि वो अभी तक नौकरी कर रहे हैं। 84 के हैं, वो अभी तक नौकरी कर रहे हैं। मैं रिटायर हो गया हूँ बेटा। तो इसके बाद जब मैं वापस आया तो थोड़ा सा ये था कि क्या किया जाए। तो मेरे पास खेत था यहाँ पे, करीब 20 साल पहले लिया था। तो कश्मीर में थे, पैसे बचे रहे थे, कश्मीर में खर्चा तो होता नहीं है, तो तब फिर मैंने ये ख़रीदा था। आज उसका इस्तेमाल हो रहा है। उस समय कुछ पेड़ लगा दिए थे आंवले के, करीब 100 पेड़ आंवले के और करीब 10-15 पेड़ आम के तब लगाए थे। तो उसका फल आज मिल रहा है। एंड उसी आंवलों से मैंने फिर ये प्रोडक्ट्स, मेरा इतना मन फ्रैंकली बताऊं तो इतना नहीं था शुरू में, बट मेरे साथ जो आ रखी है मेरी साली साहिबा हैं और उनके हस्बैंड है विनीत, इन्होंने बहुत मेहनत करी कोविड टाइम पे और इन्होंने उस जगह को डेवलप किया। मैं जब वापस आया तो मेरे को एक तरीके से तैयार खेत मिला एंड आंवले का फिर हमने डिसाइड किया कि इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। आंवला आप सभी जानते हैं अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और हर एक किस्म से, चाहे आप उसके बीज लें, जूस बनवाएं, अचार बनवाएं, हर एक लिहाज से वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो जूस, हाँ जी, तो आप कभी भी बाग पे भी आ सकते हैं, हमारे खेत पे आ सकते हैं, खुद अपने हाथों से तोड़िए और खुद खाइए, आपको उसका अलग ही स्वाद आएगा। सो हमने इसके जूस बनवाए हैं
स्क्वॉश बनवाया है, जूस करीब 3 केजी आंवले से एक बोतल निकलता है, तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, आप उसको पानी के साथ ही पीना पड़ता है। इसके अलावा बच्चे क्योंकि नहीं खाते हैं तो उनके लिए कैंडी, जैम, आंवले का जैम और चटनी है। एंड सिमिलरली नॉर्मल चीज़ें तो सारी बनाते हैं, हमने बोला आंवले को हर एक चीज़ के साथ मिक्स करके अचार बनाया जाए, तो हमने आंवले का अदरक के साथ, आंवले का लहसुन के साथ, आंवले का नींबू के साथ और आंवले का मिर्च के साथ ऐसे हमने अचार बनाए हैं। और एक प्लेन आंवला का भी है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा पोल्ट्री भी है, देसी अंडे का, सिर्फ अंडे के लिए, तो वो भी हमारा यहीं से हम जनरली डिलीवर करते हैं हम लोग, अगर ऑर्डर किसी लेवल का हो एंड मिनिमम ऑर्डर का हो, एंड वी डिलीवर एवरीवेयर, सब जगह देहरादून में हम लोग डिलीवर करते हैं। सो थैंक यू अगेन कि आपने हमको यहाँ बुलाया। एंड अभी संक्रांत के दिन 14 जनवरी से ही हमने शुरुआत करी थी इस चीज़ की, एक शुभ दिन पे। एंड आज हमको एक मंच मिला है यहाँ पे, ताकि हम अपनी चीज़ें आप लोगों को बता सकें। ये जो खेत है ये भाववाला साइड पे है, सेलाकुई की तरफ, कोटरा कल्याणपुर गांव का नाम है, तो वहाँ पे करते हैं जी। तो अभी जैसे ये आंवले का है, अभी गर्मियों में आम के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं एग्जॉटिक, अपना ही खुद खेत में, मतलब हमारी सच बताएं तो ये हालत है कि अच्छा आज क्या खाना है, अच्छा वो खाते हैं, उसको काटा, कढ़ाई में डाला और आधे घंटे में अंदर। तो ये है मकसद। धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया विकास सर आपका। तो दोस्तों अभी आपने विकास सर की बात चुनी, चूँकि मैं साहित्यिक प्रोग्राम ऑफ हो चुका है तो मैं जो है फॉर्मल नहीं होना चाहती हूँ। और जैसे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जापान में इस वक्त हानामी फेस्टिवल मनाया जाता है, और मैं चाहूँगी कि जो हमारा ग्वाल पूजा है, जो बसंत का पर्व है हमारे पहाड़ों का, जिस तरीके की धमक जापान के हानामी फेस्टिवल की है, फूलों का त्यौहार होता है, चेरी ब्लॉसम खिलता है इस वक्त, ऐसे ही हमारा जो उत्तराखंड का जो ग्वाल पूजा है वो भी लोकप्रिय हो। और आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि जो कलियो फूड फेस्टिवल है उससे जुड़ें, धात से जुड़ें, कोने से जुड़ें, जिसकी जिसमें रुचि है उससे जुड़ें। लेकिन चूँकि आप लेखक वर्ग यहाँ पे मौजूद है, यदि आप किताबें ही लिखिएगा तो कुछ नहीं होगा। टू बी वेरी फ्रैंक मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी किताबें जब तक उसका ओपनिंग होता है फिर वो लाइब्रेरी में चले, थोड़ा सा आप जब तक सामाजिक नहीं होंगे, थोड़ा सा कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, समाज के लिए आपका योगदान नहीं होगा, तो लोग आपको एक हफ्ते के बाद भूल जाएंगे, आपकी पुस्तक विमोचन के बाद। कड़वा है लेकिन सत्य है। तो मैं हमारे साथ दिल्ली से आई हैं लक्ष्मी लेखवाड़ जी, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी कलियो फूड फेस्टिवल में, और सभी से गुजारिश करूँगी कि कृपया ताली करतल ध्वनि से लक्ष्मी लेखवाड़ जी का स्वागत करें। तो लक्ष्मी लेखवाड़ जी, स्वागत है आपका कलियो फूड फेस्टिवल में, आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं जैसे कि मैम ने बता ही दिया कि मैं दिल्ली से आई हूँ। कई बार ऑनलाइन देखते देखते ये लगता है ना कि चलिए एक बार कलियो हम भी टेस्ट करके आए। बहुत बार आप लोगों का हमने ऑनलाइन देखा है कि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे डिशेस दिखा रहे होते हैं वहीं से हमारी मुंह में इतना पानी आ रहा होता है कि लगता है कि यार हम लोग तो इतना टेस्टी बना ही नहीं पाते, जबकि पंची हम तक भी पहुंचती है। तो इस बार आप लोगों का स्वाद यहाँ पर हम लोग अपनी ज़बान पे लेके जाएंगे, और निश्चित है कि ये स्वाद जो है हमारे आसपास के सभी लोगों तक पहुँचेगा। और मैं साधुवाद करना चाहूँगी तन्मय ममगाई जी का और उनकी आप जैसी जुड़ी सभी टीम मेंबर्स का, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस आयोजन को किया है। साथ ही साथ और भी कितने सारे प्रोजेक्ट्स जो कि धाद चला रहा है, उस धाद में मेरी भी एक धाद अगर शामिल हो जाए तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य होगा। और मैं जैसे कि कल मिल चुकी हूँ आदरणीय डॉक्टर विद्या सिंह मैम से, उनकी किताबों के जरिए, अभी तो चलिए हम थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी किताबों के जरिए हम लोग कुछ और भी सीख पाएँ, चाहे वो हिंदी में हो चाहे गढ़वाली में हो, तो मेरा आशय सिर्फ ये कहने का है कि जो लोग भी लिखते हैं, थोड़ा बहुत जो भी कुछ लिखते हैं,
अपनी मातृभाषा में, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, जैसे कि 13 जिले हमारे यहाँ पे, 13 या 14 जिले हमारे गढ़वाल में प्रसिद्ध हैं, तो उन्हीं भाषाओं को अपने आगे भी बढ़ाएं। साथ ही साथ हिंदी में भी वो लिखें। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन गढ़वाली या जौनसारी या कुमाऊनी, जो कि आजकल हमारी खास भाषाएं बनी हुई हैं उत्तराखंड की, उनको भी आगे बढ़ाएं। क्योंकि अपने प्रदेश को विस्मृत करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपनी जड़ों को छोड़कर हम लोग बढ़ नहीं सकते, अपनी शाखाओं को हम विस्तृत नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग अपने जितनी भी भाषा, जैसे मुझे तो उतनी गढ़वाली नहीं बोलनी आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ शब्द जो मैंने सीखे हैं अपने बच्चों के साथ बोलूँ। और इसी तरीके से मेरा बस आग्रह है आप लोगों से कि अपनी भाषा को भी आगे बढ़ाएं, चाहे वो टिहरी गढ़वाल हो, पौड़ी गढ़वाल हो, रुद्रप्रयाग, कहीं से भी हो, हमारे जितने भी गढ़वाल के मेंबर्स हैं या हमारे गढ़वाली लोग हैं, अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाएं। चाहे वो गीतों के माध्यम से हो, चाहे वो हम लोग, मैंने मांगल भी सीखे हैं। अपनी भाषा को सीखने के प्रयास में मैंने मांगल गायन सीखा, जबकि मुझे पता नहीं था कि मांगल क्या होता है। और उस को सीखने का प्रयास सिर्फ यही था कि कम से कम मेरी जबान में गाते वक्त तो मेरी मातृभाषा का उच्चारण हो पाए, चाहे मैं उसको बोलूँ ना, लेकिन मातृभाषा का उच्चारण मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में मैं पैदा तो हुई, लेकिन पहुंच गई कहीं और। तो जमीन से जुड़ने का सिर्फ एक ही आशय है कि कम से कम अपनी मातृभूमि में अगर मैं साल भर में एक बार भी आ रही हूँ, तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाऊं जो कि मुझे बार बार आना पड़े। तो आप लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जहाँ जहाँ पर भी जो लोग भी रहें, अपनी अपनी भाषाओं को, अपने अपने प्रदेश को, और कम से कम प्रदेश तो हमारे भारत में बहुत सारे हैं, उनको जोड़ने का काम भी करें, प्रदेशों को जोड़ने का भी काम करें। उसको अलग अलग ना दिखाएं कि बिहार का है या भी पंजाब का है। ठीक है, पंजाब में हमारे जानने वाले भी हैं, अब वो वहां पे रह के गढ़वाली बोलते हैं, तो हम बोलते हैं भाई तुम पंजाबी गढ़वाली हो, लेकिन हो तो गढ़वाल के। तो खुशी भी होती है कि वो पंजाबी भी बोल रहे हैं और गढ़वाली भी इतनी फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं कि हमें बड़ा गौरव महसूस होता है। तो बस अब इतना ही कहना चाहूंगी। अगर ये सेशन का एंड है तो अब स्वाद लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। कल्पना जी, मंजू जी, हम लोग स्वाद लेने के लिए तैयार है। मेरी एक फ्रेंड और आ रही है अपने हस्बैंड के साथ। थैंक यू। तो बस थैंक यू, शुक्रिया लक्ष्मी लेखवाड़ जी। तो भोजन तैयार है। हमारा पहाड़ी जो प्लेटर है, आज के जो व्यंजन है बाजरे से रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आइए सूचना देने के लिए कह रहे हैं। पहाड़ी प्लेटर की ओर चलते हैं। एक सूचना देने के लिए मुझे कहा गया है, और ये इस कार्यक्रम का पूरा जो देख रेख कर रही हैं अर्चना ग्वाड़ी जी, उनके माध्यम से सूचना। ये अर्चना जी के बारे में एक बात मुझे बड़ी जो पता चली कि उन्होंने धात के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है और वो फुल टाइम इसको अपना टाइम दे रही है। तो अर्चना जी ने सूचित किया है कि जिन लोगों के पास टोकन नहीं है भोजन के, वो बैक साइड में एक स्टॉल लगाया, किशन जी वहाँ पर टोकन दे रहे हैं, उनसे टोकन ले लें, और जो किताब लेना चाहते हैं वो भी वहीं उसी स्टॉल से किताब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सूचना के साथ आप सभी जो है खाने के लिए आमंत्रित हैं। एक गाड़ी 3435 नंबर की वहां पर खड़ी है, व्हाइट कलर की, कृपया उसको वहां से हटा लीजिएगा, कुछ दिक्कत आ रही है वहां पर गाड़ियां निकालने में। 3435 व्हाइट कलर की गाड़ी। मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी। वो लगा रहा था तो ज़्यादा अच्छा रहा। हाँ वो हाँ, अरे वो रहता है, पर मैं ये उधर से पहले ये लेना, पहले पहले सुनीता चौहान जी की बेटी तो नहीं। एक मिनट बेटा, अभी थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे ना पहले। अच्छा अभी डिस्क्राइब करेंगे। ओके, प्लेट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना आपको क्या है।
बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत अच्छा बोला भी हो। अगर कलियों से जुड़ना हो तो पक्का आप जुड़िए इसमें। कैसे क्या करना है? मैं बाद में बताती हूँ। नंबर दो। रोलिंग कम मेरे पापा के साथ स्टैंड हो जाओ, वहाँ पे रखो उसमें डाल दो। नहीं, मैं सबको बता रही हूँ। मैम आप स्टार्ट कीजिए। आज बहुत ही सच में बहुत अच्छा लगा। इसकी टीचर है ना, आप मेरे को भी भेज देना। नमस्ते, स्मृति वंशी मंजू काला फूड फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा पहाड़ी प्लेटर तैयार है, रेडी है, और आज हमने बाजरे से रिलेटेड ज़्यादा व्यंजन परोसे हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं इनको डिस्क्राइब करूँ। सबसे पहले हमने जो व्यंजन जो हमने बनाए हैं, सभी से आग्रह है कि कृपया इधर आ जाए, आप खाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने ये बाजरे के कटलेट्स बनाए हैं, बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए बहुत, आप स्नैक्स में बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, इवनिंग का नाश्ता हो या सुबह का ब्रेकफास्ट हो। तो ये जो है बाजरे के कटलेट्स हैं। ये पहाड़ों का जो बाजरा होता है, बजरू जिसको बोलते हैं, ये पहाड़ी बाजरा वही बाजरा है। तो ये बाजरे के कटलेट्स हैं। ये हमने बनाई है मूंग की, जो मूंग की बड़ियाँ, आप लोग कुछ लोग बड़ियाँ बोलते हैं, कुछ बड़े बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मूंग के पकोड़े। ये हमारा कोदो का उपमा है, जिसको पहाड़ी लोग बाड़ी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन उसको थोड़ा सा परिष्कृत किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। कोदो किसको कहते हैं? कोदो रैगी का मंडवे का उपमा है। ये रैगी उपमा है, और आप इसे चाहे बाड़ी कहें। इसमें थोड़ा सा इसकी रेसिपी थोड़ा सा मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, सबके लिए हेल्दी है। वेट लॉस करना है तो रैगी उपमा खाएं। तो ये बाड़ी उपमा है, पहाड़ी में इसको बाड़ी बोलते हैं। मीठा है? नहीं, मीठा नहीं होगा, ये हल्का सा नमकीन होगा। हेलो दोस्तों, कलियो फूड फेस्टिवल में मंजू काला आप सभी का स्वागत करती है। और मैं जो ये आज बाजरे से रिलेटेड ज़्यादा व्यंजन हमने परोसे हैं, तो मैं परोसना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी बाजरे के जो कटलेट्स हमने बनाए हैं। पहाड़ में बाजरा को बजरू बोला जाता था, और पहले जो है बाजरे को साटे में जो है दुकानदार को देके उसके एवज में गेहूं का आटा लिया जाता था। और अब चूँकि सरकार जो है मिलेट्स को प्रेफर कर रही है, पूरा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है मिलेट्स पे जोर डाल रही है, तो हम भी चाहते हैं कि पहाड़ का जो बाजरा है वो हम सबकी थालियों में है। तो ये है बाजरे के कटलेट्स। दूसरा हमारा जो व्यंजन है वो है मूंग के बड़े, मूंग की कचौड़ी कह लीजिए या मूंग के पकौड़े कह लीजिए। तीसरा जो व्यंजन है मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। ये असल में पहाड़ी बाड़ी है, हमारा कोदो का बाड़ी है, लेकिन जब वो मॉडिफाई हो जाएगा, उसमें कुछ डिशेस बन जाएंगे, तो वो उपमा हो जाएगा। इसमें हमने मूंगफलियाँ फ्राई करके डाली हैं, वेजिटेबल डाला है, देसी घी डाला है। तो ये बच्चों के लिए जो कोदो का उपमा है बहुत हेल्दी है, और सभी लोग खाएं। वेट लॉस करना है तो सुबह के नाश्ते में कोदो का या रैगी का उपमा खाइए। तीसरा हमारा ये रायता है, कद्दू का रायता। हम पहाड़ी इसको रैठा बोलते हैं। जो भी व्रत त्यौहार होता है या शादी ब्याह का जो प्लेटर होता है, जो पंगत होती है, उसमें कद्दू का रायता परोसा जाता है। पीला कद्दू, उसकी जो शर्त है पीला कद्दू होना चाहिए उसके लिए। तो ये रायता है, आप नोट बनवाइएगा। अब आता है हमारा भात, पहाड़ी भात। पहाड़ी भात कुछ अलग किस्म का होता है। यदि आप चावल कहेंगे तो चावल बिखरा हुआ होता है, लेकिन जो हमारा पहाड़ी जो भात है वो थोड़ा सा गीला होता है, उसके लड्डू भी बन सकते हैं। तो पहाड़ियों का भात अलग होता है। ठंडा हो रहा है, गरम स्टार्ट करो तो फिर आप। अभी जो है ये हमारा आलू का झोल है, स्टार्ट करा दीजिए। आलू का झोल है जो पहाड़ी लोग बड़े शौक से खाते हैं, खुश होके खाते हैं। और इसके बाद आता है हमारा ये भी जो है उपमा है, कोदो का उपमा है, मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ये हमारी रिखड़ी दाल है या चैसा है। आप चैसा यदि उसको बारीक पीसिएगा तो वो चैसा है, सिल पे हल्का सा रगड़ के बनाएंगे तो वो रिखड़ी दाल है। हींग का बघार डाला जाता है लाल मिर्ची के साथ।
ये बाजरे का पायसम है। बाजरे के आप खीर बनाइए, पायसम बनाइए केरला स्टाइल में, तो ये बाजरे का पायसम है। इसको हमने बाजरा दूध से और ड्राई फ्रूट से तैयार किया है। ये भी बाजरा पायसम है। और मैं भूल गई, पहला जो व्यंजन था हमारा वो बाजरे की जो थी लपसी थी, वो बाजरे की लपसी थी, वो पहले वाली फर्स्ट वाली। ये दोनों बाजरा पायसम है। और ये बाजरे की कचौड़ियाँ हैं, ये जो बनाई है बाजरे की कचौड़ियाँ हैं। इसको आप आलू के झोल के साथ लीजिएगा। बाजरे की कचौड़ियाँ हैं। क्योंकि हम ये मिलेट एयर है, बाजरा को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बाजरे के व्यंजन ज़्यादा रखे हैं। और ये बाजरे की पूरियाँ, और ये जो सैलेड है इसमें हमने तिल मिलाया है। इसको रलियो सलाद बोलता है, रलियो यानी मिलाना परात में। तो परात में सारा सलाद काट के उसमें तिल का पेस्ट डाल के, दिस इज रलियो सलाद। और ये बाजरे की मीठी पकौड़ियाँ हैं या मठरियाँ हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो ये पहाड़ी प्लेटर है, केवल भोजन परोस नहीं है, केवल खाना भर ही नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, पहाड़ की जो परंपरा है, भोजन संस्कृति है, पहाड़ के जो व्यंजन है, उससे सभी को परिचित कराया जाए और हम लोग अपने पहाड़ी व्यंजनों को अपने घरों की रसोई में स्थान दें। फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि कलियो फूड फेस्टिवल से जुड़े कृपया, और अपनी जो पहाड़ की संस्कृति है वो अपने पड़ोसियों से भी परिचित करवाएं, अपने घर की रसोई में भी पहाड़ी व्यंजनों को वरीयता दें और पहाड़ की भोजन परंपरा को समझें। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, स्पेशली गंभीर सिंह पाली सर का जो आज फूड फेस्टिवल में आए। शुक्रिया आपका सर, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। मीठा खट्टा कम है।